नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की शुरुआत कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के बड़े निर्देश के साथ। सोशल मीडिया पर मौजूद अश्लील सामग्री को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया है। इसको लेकर केंद्र सरकार को नियम बनाने का जिम्मा सौंपा गया है। इसी के साथ ही रणवीर इलाहाबादिया को सशर्त राहत दी गई है। इंडिया गोट लेटेंट से शुरू हुए विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाते हुए इसका दायरा बढ़ा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नैतिकता और बोलने व अभिव्यक्ति की आज़ादी के बीच संतुलन बनाने वाले नियम हों। ऑनलाइन सामग्री के लिए नियमों पर मीडिया सहित हितधारकों की राय केंद्र सरकार आमंत्रित करे। हम किसी भी तरह की सेंसरशिप नहीं चाहते, लेकिन अश्लील भाषा का इस्तेमाल करना प्रतिभा नहीं है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत के साथ रणवीर इलाहाबादिया को राहत भी दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने पॉडकास्ट द रणवीर शो की इजाज़त दी, लेकिन शर्त लगाई कि वो अंडरटेकिंग दें कि पॉडकास्ट शो नैतिकता और शालीनता के वांछित मानकों को बनाए रखेंगे, ताकि किसी भी आयु वर्ग के दर्शक इसे देख सकें। 280 कर्मचारियों की जीविका के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला लिया। इसी के साथ अदालत ने पुलिस जांच में सहयोग का आदेश देते हुए गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण और बढ़ा दिया है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर हंगामा मच गया है। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी द्वारा मुगल शासक औरंगजेब पर दिए बयान ने नया विवाद खड़ा किया है। अबू आजमी ने औरंगजेब को क्रूर नहीं बल्कि महान प्रशासक बताया, जिसके बाद महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में पूरा विवाद क्या है। समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक अबू आजमी ने कहा कि फिल्म छावा में औरंगजेब की गलत छवि दिखाई गई है। उन्होंने दावा किया कि औरंगजेब ने कई मंदिर बनवाए। सब गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं और आप बनारस में जाकर देखेंगे एक बच्ची, पंडित की बच्ची को जब उनका ही एक सिपह सालार उसके साथ शादी करना चाहता था, उन्होंने उस सिपह सालार को 2 हाथियों के बीच पैर बांध करके वो मार दिया और उन पंडितों ने उनके लिए एक मस्जिद बना के दिया वहाँ पर। क्या बात करते हैं, ये गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। औरंगजेब को लेकर अबू आजमी के इन वचनों के बाद बवाल ना होता ऐसा संभव ही नहीं था। उप मुख्यमंत्री और शिवसेना के मुख्य नेता एकनाथ शिंदे ने भी आजमी के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए आजमी के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की। औरंगजेब को यहाँ पर उसका अच्छा प्रशासन बोलना ये बहुत बड़ा पाप है और इसके लिए अबू आजमी इन्होंने माफी मांगनी चाहिए। ये देशभक्त के खिलाफ बात की है, इसलिए उनको देशद्रोही भी कहना चाहिए। छावा फिल्म के बाद सोशल मीडिया पर इतिहास के पन्नों को फिर पलटा जा रहा है। औरंगजेब द्वारा छत्रपति संभाजी महाराज को दी गई यातनाओं को लेकर भी बहुत कुछ कहा जा रहा है। मुंबई से रौनक कुकड़े की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। विधानसभा के बजट सत्र के पहले ही दिन महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई है। विपक्ष ने महायुति सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। एनसीपी शरद पवार गुट के नेता रोहित पवार ने एक पुस्तिका के जरिए 11 घोटालों का खुलासा किया। शरद पवार के पोते और एनसीपी विधायक रोहित पवार के हाथों में दिख रही ये किताब एकनाथ शिंदे के लिए मुसीबत का सबब बन सकती है। इस किताब में उन कथित 11 घोटालों का जिक्र है जो एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार के दौरान हुए। रोहित पवार ने विधानसभा में इन घोटालों की जांच की मांग मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से की है। उनके 2.5 ईयर में करीबन 60,000 करोड़ का भ्रष्टाचार वहाँ पे किया था। इसके बारे में हमने एक पुस्तिका बनाई थी, उस वक्त भी हमने ये पब्लिश की थी। आज भी ये लोगों के सामने हम लेके आ रहे। इसमें अगर आप देखो कि हर एक विभाग का वहाँ पे घोटाला है। इसके बारे में सरकार ने श्वेत पत्रिका निकालनी चाहिए। रोहित पवार के इन आरोपों पर जवाब देने में सत्ताधारी दल के विधायकों ने भी देरी नहीं की। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि रोहित पवार के पास अगर वाकई में सबूत है तो वे जब अकेले में मुख्यमंत्री से मुलाकात करते हैं तो इसके दस्तावेज भी उन्होंने सौंपने चाहिए, तभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उनके पास कोई प्रूफ होगा तो वो महाराष्ट्र के सीएम साहब को दे, वैसे भी मिलते रहते हैं ना। फ्रंट में नहीं मिलते, अंधेरों में तो मिलते रहते हैं। तो जाने के बाद उन्हें सीएम साहब को देना चाहिए। अब पब्लिसिटी में रहने के लिए वो बोलते हैं, राहत इंदौरी साहब की सुर्खियों में रहने के लिए कुछ चीजें करना जरूरी होता है, उस टाइप का उनका प्रयास है। आपको बता दें कि सोमवार से महाराष्ट्र विधानसभा का बजट सत्र की शुरुआत हुई है। सत्र हंगामेदार रहने के आसार है।
मुंबई से रौनक कुकड़े की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। रोहतक में कांग्रेस नेता हिमानी नरवाल की हत्या के आरोप में हिमानी के बॉयफ्रेंड को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में आरोपी ने कहा कि हिमानी उसे पैसों के लिए ब्लैकमेल कर रही थी, जिसकी वजह से उसने हत्या की। 1 मार्च को रोहतक के पास सूटकेस में हिमानी का शव बरामद हुआ था। इस हाई प्रोफाइल हत्याकांड से जुड़ा हर पहलू इस ग्राउंड रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। लड़की अकेली विजयनगर में रहती थी और 27 फरवरी को ये लड़का उनके घर पे आया। वो तो 28 तारीख को भी दोपहर तक तो पार्टी के कार्यकर्ताओं से उसकी बात हुई है। कांग्रेस नेता और सोशल मीडिया क्रिएटर 22 साल की हिमानी नरवाल की हत्या का मामला आखिरकार सुलझा लिया गया। रोहतक में हुई इस हत्या के आरोप में पुलिस ने बहादुरगढ़ के सचिन को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक 30 साल के सचिन की हिमानी से करीब 1.5 साल पहले सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती हुई, जिसके बाद दोनों मिलते रहते थे। आरोपी ने पुलिस को बताया कि हिमानी उससे कई बार पैसे ले चुकी थी और लगातार पैसे के लिए ब्लैकमेल करती थी, इसलिए उसने हिमानी की हत्या कर दी। जो एक्यूज्ड है वो गिरफ्तार कर लिया गया, जो कि 1.5 साल पहले से इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया आना जाना उसका इनके घर पे था। लड़की अकेली विजयनगर में रहती थी और 27 फरवरी को ये लड़का उनके घर पे आया और इनकी आपस में कहा सुनी होगी और इसने ये जो मोबाइल चार्जर की केबल है उससे गला घोंट के और उसको वहीं मार दिया। सचिन 2 बच्चों का पिता है और एक मोबाइल रिपेयर शॉप चलाता है। पुलिस का कहना है कि सचिन 27 फरवरी की रात 9 बजे हिमानी से मिलने आया। 28 फरवरी की सुबह 5 बजे उसका हिमानी से पैसों के लेन देन को लेकर झगड़ा हुआ। फिर उसने मोबाइल चार्जिंग वायर से हिमानी का गला घोंट दिया। इस दौरान हिमानी ने उसके हाथ में कई जगह काटा। उसके हाथ का खून एक रजाई में पोंछा। इसके बाद वो हिमानी की अंगूठी, सोने की चेन, मोबाइल, लैपटॉप और गहने लेकर हिमानी की ही स्कूटी से अपने घर चला गया। फिर 28 फरवरी की शाम हिमानी के घर वापस लौटा और हिमानी के घर में रखे सूटकेस में उसकी डेड बॉडी को पैक किया। पुलिस का कहना है कि सचिन 28 फरवरी की रात करीब 11 बजे हिमानी का शव एक किराए के ऑटो में लेकर निकला। रोहतक के विजयनगर इलाके में ये घर है हिमानी का। पुलिस के मुताबिक हिमानी की हत्या उसी के घर में की गई और यहीं पर उसी के सूटकेस में उसके शव को पैक किया गया। उसके बाद आरोपी सूटकेस यहाँ से लेकर जो सांपला का बस स्टैंड है वहाँ तक गया और वहाँ फ्लाईओवर के पास झाड़ियों के बीच में उस सूटकेस को फेंककर वहाँ से भाग गया। सचिन ने हिमानी के घर से करीब 26 किलोमीटर दूर उसका शव सांपला बस स्टॉप के पास फेंक दिया। सचिन ने हत्या करने के बाद शव को एक सूटकेस में रखा और ये सूटकेस भी हिमानी का था। उसके बाद वहाँ से सूटकेस लेकर करीब 26 किलोमीटर की दूरी तय की और आधा घंटे का सफ़र तय करने के बाद यहाँ पहुँचा और यहाँ पर उसने शव को फेंक दिया, जो 1 मार्च की सुबह करीब 11 बजे बरामद हुआ। और उसके बाद फिर कुछ स्थानीय कांग्रेस के नेताओं ने शव की पहचान की। इसके अलावा जो हिमानी के घर वाले थे उनको भी बुलाया गया और उन्होंने भी हिमानी के शव की पहचान की। उसके बाद ये पूरा मामला खुला और फिर जांच के बाद आरोपी सचिन को गिरफ्तार कर लिया गया। शव को ठिकाने लगाने के बाद आरोपी बस से अपने घर चला गया। उसने हिमानी के गहने गिरवे रख दिए, जहां से उसे करीब 3 लाख रुपए मिले। पुलिस ने सचिन को दिल्ली के मुंडका इलाके से गिरफ्तार किया है। इस बीच हिमानी की मां ने एनडीटीवी को बताया कि हिमानी का कोई प्रेमी नहीं था और ब्लैकमेलिंग वाली बात भी गलत है। एक बंदा घर में आना जाना तो शक भी हो। जब मेरे को ये पता है पार्टी के कार्यकर्ता भी आते हैं, दोस्त भी आते हैं, स्कूल के मतलब जैसे लड़कियां वगैरह भी पीजी से मतलब कॉलेज की यूनिवर्सिटी की आया करती, टीचर भी आते थे हैं और फ्रेंड भी आते थे। तो फ्रेंड और बॉय फ्रेंड में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। ठीक है, मेरी बेटी फ्रेंड तक ही सीमित थी। ये पूरे रोहतक को पता है कि वो किसी का एक लफ्ज़ बर्दाश्त नहीं करती थी। उस दिन मेरी बेटी के साथ कुछ ऐसा हुआ है कि मतलब उससे कुछ गलत डिमांड की गई है, तब उसने मतलब जवाब दिया, हाथापाई हुई है, तो ये कारण हुआ है।
पैसे की डिमांड, मेरी बेटी पैसे को तो मायना रखती ही नहीं थी बिल्कुल। आरोपी ने यह भी कहा है कि इसी घर में उसने हत्या की और हिमानी के सूटकेस में ही शव को पैक किया। वो तो मैं भी बता रही, सूटकेस हमारे घर का है, कोई ऐसा बंदा हो सकता है जिसको पर वो सबसे ज्यादा विश्वास कर सकती है, वही मेरे घर तक अंदर तक आ सकता है, आम आदमी मेरे घर तक नहीं आ सकता। पुलिस के मुताबिक हिमानी का पूरा सामान आरोपी की निशानदेही पर बरामद कर लिया गया। हिमानी कांग्रेस पार्टी से पिछले 10 सालों से जुड़ी हुई थी। हिमानी ने भूपेंद्र हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा का चुनाव प्रचार भी किया था। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ उनकी ये फोटो काफी वायरल हुई थी। हिमानी रोहतक से लॉ की पढ़ाई भी कर रही थी। रोहतक से कैमरा पर्सन जेवियर के साथ मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। डीएम के अध्यक्ष और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने एक बार फिर से दोहराया है कि तमिलनाडु के लोगों को ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए, क्योंकि तमिलनाडु की आबादी जब बढ़ेगी तो संसद में नुमाइंदगी बढ़ेगी। डीएमके अध्यक्ष और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने सोमवार को राज्य के लोगों से आग्रह किया कि वह जल्दी बच्चा पैदा करें, क्योंकि राज्य में पॉपुलेशन कंट्रोल की वजह से संसद में तमिलनाडु का प्रतिनिधित्व घट सकता है। परिसीमन को लेकर दक्षिण भारत के राज्यों की बढ़ती चिंता के बीच स्टालिन के बयान से बड़ी राजनीतिक बहस छिड़ गई है। कोई भी कदम उठाने से पहले विपक्ष को विश्वास पे लेना चाहिए, राज्यों को विश्वास पे लेना चाहिए, पार्लियामेंट में इस पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए और तब जाकर किसी नतीजे पर पहुंचना चाहिए। जल्दबाजी में या राजनीति से प्रेरित होकर अगर भारतीय जनता पार्टी कोई कदम उठाएगी तो ये देश हित में नहीं हो। Does the DMK leadership have the courage to question and seek an explanation from Rahul Gandhi on his call for jitni abadi utna haq in the context of delimitation? क्यों सीटें कम हो उन राज्यों की जिन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल किया है? उनकी सीटें कम तो नहीं होनी चाहिए। उनकी सीटें जितने हैं उनको तो और रिप्रेजेंटेशन में और कुछ मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कम किया है। तो ऐसी परिस्थिति में जब सभी राज्यों को बुलाकर बैठकर बात करें, अनाप शनाप बोल देना, इंपॉर्टेंस ले लेना, जो मेन मुद्दे हैं उनसे मेन मुद्दों से ध्यान हटा के रखना, इनका काम यही है। उधर आरएसपी नेता और केरल से लोकसभा सांसद एनके प्रेमचंद्रन ने परिसीमन के दौरान इक्विटेबल जस्टिस सुनिश्चित करने की मांग की है। दिल्ली से कैमरा पर्सन स्टीफन के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। मध्य प्रदेश में नर्सिंग के छात्रों की समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही। एक तरफ इनका कोर्स खत्म नहीं हो रहा तो दूसरी ओर 70,000 SC, ST, OBC के स्टूडेंट्स को 4 सालों से स्कॉलरशिप नहीं मिली है, जिसकी वजह से इन स्टूडेंट्स को कर्ज लेकर फीस भरना पड़ रहा है। घर वाले हमको बोले तुम पढ़ाई छोड़ो और घर आ जाओ। स्कॉलरशिप नहीं आई तो शायद हमको पढ़ाई भी छोड़ना पड़ेगा। कर्ज लेके भर रहे हैं या फिर किसी से उठा के पैसा, ऐसे फीस है। जब जब छात्र बोलना है, रीवा की रहने वाली ऋषु सिंह 2021 में BSc नर्सिंग की पढ़ाई करने भोपाल आई। 2025 तक कोर्स पूरा होना था, लेकिन अभी सेकेंड ईयर की परीक्षा भी नहीं हुई। 4 साल से छात्रवृत्ति नहीं मिली है। ऐसे में हर साल 36,000 घर का किराया, 75,000 कॉलेज की फीस देना मुश्किल हो रहा है। कहती हैं घर वाले वापस बुला रहे हैं। भोपाल के बैरसिया में रहने वाले राजू जाटव कर्ज लेकर फीस भर रहे हैं। उम्मीद थी छात्रवृत्ति मिलेगी, नहीं मिली। सर स्कॉलरशिप नहीं आ रही, उसकी वजह से हमको बहुत प्रॉब्लम हो रही है। हम पार्ट टाइम जॉब भी खोज रहे हैं पर हमको कुछ मिल नहीं रहा है। अगर हम करना भी चाह रहे हैं तो हम पढ़ाई और जॉब दोनों मेंटेनेंस नहीं कर पाएंगे एक साथ में। इसकी वजह से हमको इतना टेंशन हो रहा है कि घर वाले हमको बोले तुम पढ़ाई छोड़ो और घर आ जाओ। मतलब सर हम ना पढ़ पा रहे हैं ना हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, पूरी तरह से परेशान है एकदम से। सर फीस किसी से उधार लेके घर वाले भर रहे हैं। खुद कहीं पार्ट टाइम जॉब करेंगे 1-2 महीने, लेकिन वहाँ जितना जॉब करते हैं यहाँ कॉलेज फाइन भरना पड़ता है हमको। हम अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहे, टेंशन रहती है, कॉलेज वाले फीस मांगते हैं तो स्ट्रेस रहता है एक तरह का कि फ़ीस देना है और फीस नहीं देंगे तो एग्ज़ाम नहीं, मतलब एग्ज़ाम शायद फॉर्म नहीं फिल होगा और कॉलेज भी नहीं आने दें आई थिंक, अगर हम फीस ना दें तो बहुत सारी दिक्कत है। अगर स्कॉलरशिप नहीं आई तो शायद हमको पढ़ाई भी छोड़ना पड़े। कर्ज लेके भर रहे हैं या फिर किसी से उठा के पैसा, ऐसे फीस भर रहे हैं। मध्य प्रदेश में नर्सिंग और पैरामेडिकल के SC, ST और OBC छात्रों को सरकार की ओर से छात्रवृत्ति देने का प्रावधान है, लेकिन पिछले 4 सालों से प्रदेश के 70,000 से भी ज्यादा नर्सिंग के छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिली। राज्य में 70,000 छात्रों को अब छात्रवृत्ति का इंतजार है। BSc नर्सिंग के
SC/ST स्टूडेंट्स को 56,000 रुपए छात्रवृत्ति का प्रावधान है। BSc नर्सिंग के OBC छात्रों को 30,000 रुपए स्कॉलरशिप मिलती है। GNM SC/ST के छात्रों को 57,000 रुपए छात्रवृत्ति का प्रावधान है। वहीं GNM OBC के छात्रों को 20,000 रुपए की स्कॉलरशिप मिलती है। स्कॉलरशिप न मिलने से नाराज छात्रों ने भोपाल में बीते दिनों प्रदर्शन भी किया, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं। समय पर ना परीक्षा हो रही है, ना समय पर रिजल्ट आ रहा है। हम सरकार से मांग करते हैं कि तत्काल छात्र छात्राओं की जो परीक्षा रुकी हुई है वो करवाएं, तत्काल छात्रवृत्ति दें, जिससे कि वो अपनी पढ़ाई जारी रख सके। नर्सिंग फर्जीवाड़े की जांच के दौरान छात्रों की परीक्षाओं और रिजल्ट पर रोक जरूर लगी थी, लेकिन कोर्ट ने महीनों पहले छात्रों को राहत देते हुए रोक हटा दी। परीक्षा कैलेंडर तो जारी हुआ, लेकिन परीक्षाएं अभी भी समय पर आयोजित तक नहीं हो पा रही हैं। BSc नर्सिंग के 2019-20 सत्र के छात्र छात्राओं के अंतिम वर्ष की परीक्षा अभी तक नहीं हुई है, जबकि ये कुल 4 साल का कोर्स है। BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग 2020-21, 2021-22 सत्र के छात्र छात्राओं की सेकेंड ईयर की परीक्षाएं अभी तक नहीं हुई हैं। BSc नर्सिंग और GNM नर्सिंग 2022-23 के छात्र छात्राओं की फर्स्ट ईयर की परीक्षाएं भी अभी तक नहीं हुई हैं। जिन छात्रों ने BSc नर्सिंग और नर्सिंग के अन्य कोर्सेज में एडमिशन लिया, उन्हें उम्मीद थी कि अगले 4 सालों में वो या तो मेडिकल ऑफिसर बन जाएंगे या किसी अन्य पद पर पदस्थ हो जाएंगे। लेकिन 4 साल बीत जाने के बाद भी अब तक पूरी तरीके से ना कोर्स पूरा हुआ है और ना ही इन छात्रों को छात्रवृत्ति मिल रही है। छात्रवृत्ति ना मिल पाने की वजह से ऐसे हजारों छात्र और छात्राएं परेशान हैं, लेकिन उम्मीद अभी भी है कि सरकार इन लोगों की ओर ध्यान दे। छात्रों की समस्याओं को लेकर विपक्ष ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए तो सरकार के मंत्री ने देरी होने का दोष जांच और कोर्ट पर मढ़ दिया। अब जल्द स्कॉलरशिप देने का वादा भी कर रहे हैं। पूरी नर्सिंग में ही घोटाले हैं तो स्वाभाविक है कि उसके बच्चे छात्र पढ़ने वाले प्रभावित तो होंगे, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि कहीं कहीं हाईकोर्ट ने कहा, माननीय हाईकोर्ट ने, कि इनकी छात्रवृत्ति रोका है। सरकार छात्रवृत्ति रोक रही है इनकी, तो क्यों रोक रही है? कि सरकार के पास पैसा नहीं है। सरकार फिर नर्सिंग कॉलेज क्यों चला रही है? अगर नर्सिंग कॉलेज चला रही है तो उनको छात्रवृत्ति मिलना चाहिए समय पे, प्राथमिकता। क्योंकि मैं समझता हूँ कि गरीब छात्र कर्जे लेके वो लोग, उनके परिवार के लोग कैसे उनको पढ़ाते हैं, उनके दर्द को समझना चाहिए। हाई कोर्ट के में विचाराधीन था, CBI इंक्वायरी चल रही थी, उसके कारण कुछ विलम्ब हुआ है, परंतु अब सरकार का प्रयास है कि बच्चों की परीक्षाओं पे भी कोई व्यवधान ना हो और उनको स्कॉलरशिप भी समय पर प्राप्त हो जाए। इसकी प्रक्रिया प्रचलन में है और हमें उम्मीद है कि 10 से 15 दिन के अंदर में ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और बच्चों को स्कॉलरशिप मिल जाएगी। नर्सिंग के हजारों छात्र इस आस में बैठे हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन सवाल ये भी है कि अगर मध्य प्रदेश में पैरामेडिकल और नर्सिंग के स्टूडेंट्स को ना डिग्री मिलेगी, ना रोजगार मिलेगा, तो प्रदेश का हेल्थ सिस्टम कैसे मजबूत होगा। भोपाल से कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ आकाश द्विवेदी, NDTV। झारखंड के देवघर में रविवार को एक महिला की मौत के बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया था। अब इस मामले में एक CCTV फुटेज को जारी कर पुलिस ने खुद पर लगे आरोपों को गलत ठहराया है। रविवार को पुलिस चेकिंग स्पॉट से करीब आधे किलोमीटर दूर ये महिला बीच सड़क मोटरसाइकिल से गिर गई, जिसकी बाद में मौत हो गई। मौत के बाद लोगों ने चेकिंग पॉइंट के पास शव रखकर हंगामा करना शुरू कर दिया। आरोप था कि पुलिस चेकिंग की वजह से ये हादसा पेश आया। प्रदर्शनकारियों ने सड़क जाम कर दी, पुलिस के साथ मारपीट भी की। 5 पुलिस वाले घायल हुए। अब CCTV फुटेज को सबूत के तौर पर पेश करते हुए पुलिस सभी आरोपों को गलत बता रही है। जांच के क्रम में यह बात प्रकाश में आई कि वहां पर इस प्रकार की कोई घटना घटी ही नहीं। ये घटना कहीं अन्यत्र घटी। पुलिस के मुताबिक प्रदर्शनकारियों की भीड़ में अराजक तत्व भी शामिल थे और साजिशन विरोध प्रदर्शन को अंजाम दिया गया। इसमें लगभग 5 पुलिसकर्मी घायल हैं, जिनके द्वारा हम लोग उसको करके FIR करवा रहे हैं और इसके विरुद्ध हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे। लोगों के आरोप अपनी जगह हैं और पुलिस के तर्क अपनी जगह, लेकिन विरोध के नाम पर इस तरह से कानून व्यवस्था को हाथ में लेने का हक किसी को नहीं है। और एकेडमी अवार्ड्स की शुरुआत हो गई है। किस तरह से ऑस्कर 2025 में रचा गया इतिहास दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। नम आंखें, हिंदी में संबोधन, नमस्कार, भूकंप के झटके और फायर फाइटर्स के लिए तालियों के साथ लॉस एंजलिस के डॉल्बी थिएटर में 97 ऑस्कर अवार्ड्स का समापन हुआ। 23 कैटेगरी में विजेताओं के नाम घोषित किए गए। इस बार बाजी मारी सीन बेकर के निर्देशन में बनी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म अनोरा ने, जिसने 5 ऑस्कर अपने नाम किए। सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ स्क्रीन प्ले के साथ ही
सर्वश्रेष्ठ एडिटिंग भी अनोरा के हिस्से आई। पीरियड ड्रामा फिल्म द ब्रूटलिस्ट 3 ऑस्कर्स जीतकर दूसरे नंबर पर रही। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी के साथ ही फिल्म को सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल स्कोर का अवार्ड मिला। वहीं विकेट, एमिलिया पेरेस और ड्यून पार्ट 2 ने 2-2 ऑस्कर जीते। फिल्म द रियल पेन के लिए एक्टर किरण कल्किन को सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता का ऑस्कर अवार्ड मिला। वहीं फिल्म एमिलिया पेरेस के लिए जोई सल्टाना सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री बनी। जोई ये अवार्ड लेते हुए भावुक हुई। And I am the first American of Dominican origin to accept an Academy Award, and I know I will not be the last. भारत को इस बार लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में प्रियंका चोपड़ा के को प्रोडक्शन की फिल्म अनुजा से उम्मीद थी, लेकिन फिल्म रेस से बाहर हो गई। इस कैटेगरी में फिल्म आई एम नॉट ए रोबो ने ये अवार्ड अपने नाम किया। सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म जीतने वाली नो अदर लैंड की भी खूब चर्चा रही। ये फिल्म गाजा के वेस्ट बैंक के फिलिस्तीनी समुदाय मसाफेर यट्टा की कहानी बताती है। इस डॉक्यूमेंट्री को फिलिस्तीनी एक्टिविस्ट बदेल अत्र और इजरायली जर्नलिस्ट युवल अब्राहिम ने मिलकर बनाया है। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का अवार्ड आई एम स्टिल हियर ने अपने नाम किया। गीता जोशी, NDTV इंडिया। और सिटी सेंटर शो में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें NDTV इंडिया। नमस्कार।